अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। गुज़िश्ता दोपहर से कलअदम बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने कोयटा से पिशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को यरगमाल बनाया हुआ था। अब क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ वजीर इत्तलात अता तारड़ मौजूद होंगे और हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि अब से कुछ देर पहले DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने ऑपरेशन की तफसीलात बताते हुए कहा कि तमाम मुसाफिरों को बाजियाब करवा लिया गया है और तमाम 33 दहशतगर्दों को भी हलाक कर दिया गया है। इस वाक़े ने रूल्स ऑफ द गेम तब्दील कर दिए हैं। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका और रेलवे अकाम के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवाया गया। आज भी एक बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, तो बायाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बायाब करवाया गया है। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया, फिर मरलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया और उनकी कुल तादाद 33 है। जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं, 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल जो सी है SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। जो मगवी मुसाफिर हैं, जो ऑपरेशन के दौरान जब यह क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त वो दाएं बाएं के इलाकों की तरफ भागे हैं, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। दिस इंसिडेंट ऑफ जाफर एक्सप्रेस चेंजेस द रूल्स ऑफ द गेम, क्योंकि इन दहशतगर्दों का दीन इस्लाम, पाकिस्तान और बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको ये 3 अभी नजर आ रहे हैं, ये काले रंग के, ये वो जगह है जो कल हम आपको जैसे सिक्योरिटी जराये से खबर भी दे रहे थे कि इन्होंने टोलियों के अंदर इन मासूम मुसाफिरों को बिठाया हुआ है और इसके दरमियान में इसके साथ जो सा है खुद कुछ बमबार बैठे हुए थे। जो हमारे SSG के जवान हैं, उन्होंने पहले दे टुक आउट दीज सुसाइड बॉम्बर्स। फिर ये जो वहाँ पे ये मुसाफिर थे जिनको इन्होंने हॉस्टेज किया हुआ था, ये फिर जो सा है वहाँ से मुख्तलिफ साइडों पे बस वो जो उनको टेक आउट कर लिया सुसाइड बॉम्बर को, तो ये निकले वहां से और देन दे स्प्रेड आउट इन द एरिया। पार्टी है जो कि ऑपरेशन कर रही थी, क्लियरेंस ऑपरेशन, देन दे फिर वो उसके बाद ट्रेन में बोगी में गए और वहां पे भी पहले उन्होंने जो सुसाइड बॉम्बर्स थे, दे टुक देम आउट, उनको उन्होंने लिक्विडेट किया और उनको जहन्नम वासिल किया और उसके बाद ये बोगी बाय बोगी क्लियर करते गए। इसमें औरतें भी थी, इसमें बच्चे भी थे। वहां पे किसी को ड्यूरिंग क्लियरेंस ऑपरेशन कोई नुकसान नहीं पहुंच सका। ड्यूरिंग क्लियरेंस ऑपरेशन एक भी मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। साथ ही अब से कुछ देर पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि अभी मेरी वज़ीर आज़म बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से टेलीफोन पर बात हुई है, जिन्होंने मुझे जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले घिनौने दहशतगर्द हमले की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया। पूरी कौम इस घिनौने फेल से शदीद सदमे में है और मासूम जानों के ज़िया पर गमज़दा है। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अमन के अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन के दौरान दर्जनों दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। दूसरी जानिब बाजियाब होने वाले एनी शाहिदीन के जरिए ट्रेन पर दहशतगर्दों के हमले की तफसीलात सामने आ रही हैं। BBC के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस की बोगी नंबर 3 में मौजूद मुश्ताक मोहम्मद का कहना था कि हमले का आगाज़ एक बहुत बड़े धमाके से हुआ। ट्रेन की बोगी नंबर 7 में मौजूद इसाक नूर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ कोयटा से रावलपिंडी जा रहे थे। वो बताते हैं कि धमाका इतना शदीद था कि ट्रेन की खिड़कियां और दरवाजे हिलकर रह गए और मेरा एक बच्चा जो कि मेरे करीब ही बैठा हुआ था वो नीचे गिर गया। मुश्ताक मोहम्मद के मुताबिक इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। फायरिंग 1 घंटे तक जारी रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता फायरिंग रुकी और इसके बाद मुसल्लह अफराद बोगियों में दाखिल हुए और उन्होंने कुछ लोगों के शनाख्ती कार्ड देखना शुरू कर दिए और कुछ लोगों को अलहदा करते गए। मुश्ताक मोहम्मद के मुताबिक हमारी बोगी के दरवाज़ों पर 3 दहशतगर्द
पहरा दे रहे थे। हमलावर आपस में बलूची में बात कर रहे थे और उनका लीडर उन्हें बार बार कह रहा था कि सिक्योरिटी अहलकारों पर खुसूसी नजर रखो, ये हाथ से नहीं निकलने चाहिए। जबकि बाजियाब मुसाफिर इसाक नूर के मुताबिक हमारी बोगी से दहशतगर्दों ने कम से कम 11 मुसाफिरों को नीचे उतारा और कहा कि ये सिक्योरिटी अहलकार हैं। इस मौके पर एक शख्स ने कुछ मज़ाहमत करने की कोशिश की तो उसको तशद्दुद करके नीचे उतारा गया और फिर गोलियां चलने की आवाज़ आई। इसके बाद बोगी में मौजूद तमाम लोग हमलावरों की हिदायत पर अमल करते रहे। एक और मुसाफिर ने AFP से गुफ्तगू में बताया कि कैसे मुसल्लह अफराद शनाख्ती कार्ड्स के जरिए तस्दीक कर रहे थे कि कौन सूबे से बाहर का रहने वाला है। एक बाजियाब मुसाफिर ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की दरख्वास्त पर AFP को बताया कि दहशतगर्दों ने शनाख्ती कार्ड और सर्विस कार्ड चेक किए। मेरे सामने 2 लोगों को गोली मारी गई और 4 दीगर को लेकर चले गए। जो पंजाबी थे उन्हें दहशतगर्द अपने साथ लेकर चले गए। मोहम्मद अशरफ नामी मुसाफिर ने बताया कि दहशतगर्द 200-250 के करीब अफराद को अपने साथ ले गए थे और हमलावरों की तादाद भी 100-125 के करीब थी। इसी तरह बहावलपुर जाने वाले मुसाफिर बशीर अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ सफ़र कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुसल्लह अफराद ने हमें कहा कि आप लोग नीचे उतरें। उन्होंने मुझे रोका और ना मेरे बच्चों को। मुसल्लह अफराद ने हमें कहा कि आप लोग पीछे मुड़कर नहीं देखें। BBC के मुताबिक रेलवे पुलिस के एक एहलकार ने बताया कि दहशतगर्दों ने कार्ड चेक करना शुरू कर दिए। वो सबसे पूछ रहे थे कि हाँ भाई, तुम्हारी ज़ात क्या है, तुम्हारी ज़बान क्या है। उन्होंने बहुत सारी टोलियां इसी तरह बना दी। दहशतगर्द बलोची ज़बान में बात कर रहे थे और उनका कहना था कि हमने हुकूमत से मुतालबात किए हैं और अगर वो पूरे नहीं हुए तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, ट्रेन को आग लगा देंगे। रेलवे के एहलकार का कहना था कि दहशतगर्दों ने लोगों को तकसीम करने के बाद कुछ के हाथ बांध दिए और उन्होंने ट्रेन के मुतादिद मुसाफिरों को हलाक कर दिया। दहशतगर्दों को ऑर्डर मिलता था कि मार दो तो वो टोली से उठाकर मार देते थे। उन्होंने बहुत से लोगों को मार डाला। रेलवे पुलिस के एहलकार का मजीद कहना था कि अंधेरा होने के बाद हमलावरों में से बहुत से लोग जाए वकुआ से चले गए और कुछ लोग पीछे रुक गए। 70 से 80 हमलावर चले गए जबकि 20 से 25 हमलावर रुक गए। ऐसे में मगरिब का वक्त हो गया और अंधेरा हो गया। मैं और मेरा हवालदार भी वर्दी में थे तो एक मौके पर हमलावर ने कहा कि इन वर्दी वालों को भी मार दो। तो हमने कहा कि हम तो बलोच हैं। तो हमलावर ने जवाब दिया कि तुम क्यों नौकरी करते हो। फिर पता नहीं क्यों कोई दुआ काम आ गई, उन्होंने हमें जान से नहीं मारा। रात 10 बजे तक यह किस्सा चला और उन्होंने कहा कि जो जहां है वहीं बैठा रहे। रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने भागने की कोशिश की तो उन्होंने देख लिया और बस्ट खोल दिया। फिर जो जिधर था गिरता चला गया। रेलवे पुलिस एहलकार के मुताबिक आज सुबह FC के एहलकार जाए वकुआ पर पहुंचे तो दहशतगर्दों की तवज्जो उनकी जानिब हो गई। तो मैंने अपने साथी से कहा कि चलो हम भागने की कोशिश करते हैं। हम भागे तो पीछे से गोलियां चली और साथी को गोली लग गई। उसने मुझसे कहा कि छोड़ दो मुझे। मैंने कहा नहीं, मैं आपको कंधे पर उठाऊंगा। फिर एक और शख्स ने भी हाथ बटाया और हम पहाड़ियों से नीचे उतरे और फायरिंग की रेंज से निकल गए। रेलवे पुलिस के एहलकार के मुताबिक हम लोग करीबी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने में कामयाब हुए तो वहां FC वाले मौजूद थे। वो फिर हमें मच ले आए। तो हम अब DGISPR के मुताबिक तमाम मुसाफिर बाजियाब करवा लिए गए हैं। तमाम 33 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। लेकिन इस वाक़े के बाद बलूचिस्तान में रियासत की रेड के हवाले से संगीन सवालात उठ गए हैं और ये साफ नज़र आ रहा है कि बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमें जड़ें मजबूत कर रही हैं और वो मुनज़्ज़म तरीक़े से न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही हैं बल्कि मुल्क के आम शहरी भी महफूज नहीं है। और बलूचिस्तान मुल्क की तारीख़ के संजीदा तरीन खतरात से दो चार है। आज वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बलूचिस्तान असम्बली में खिताब करते हुए BLA समेत अलहदगी पसंद दहशतगर्द तंजीमों से मुज़ाकरात पर सख्त मौक़िफ़ दिया। अब क्या करें? 500 लोग भी हमारे कत्ल करें, जाके माफिया मांगे। मैं उस माफी मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन क्या वो आपकी माफी को कबूल करने के लिए तैयार है? आप तो इस फ्लोर से पिछले 1 साल से नहीं, पिछले 10 साल से ये कहते आ रहे हैं हम माफी मांगते हैं, हम फलाना साहब है। ये जो ट्रेन हमला, वो फौजी जो छुट्टी पे जा रहा है वो निहत्ता तस्वर होगा। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, बंदूक उठाएगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। किसी भी सूरत में 1 इंच टेरिटरी होल्ड करने की ताकत BLA या ये जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें उनके अंदर नहीं है। अगर इतना ही है तो ये कैंटोनमेंट्स हैं, वहां पर आ जाएं। लड़ाई लड़ने का शौक है तो मासूम निहत्ते मुसाफिरों पर जहां वो नजर है, जहां कभी बसों से उतारे, कभी एथनिक बुनियादों पर उतार के उनको मारे, क्यों कोई लीड नहीं लेता? बिकॉज वो डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। रियासत तो तैयार है, एक बार नहीं बार बार तैयार है, किसी भी तरीके से ये हल होने के लिए तैयार है। तो हुकूमत में बार बार कह रहा हूं सब कुछ करने को तैयार, पर वो आपको बंदूक लेके मार रहे और आप कह रहे जरगा करें। हम तो अपनी रियासत के साथ खड़े। क्या करें इन जत्थों के साथ जो अफगानिस्तान के अंदर बैठे हुए और हमसाय ममालिक के अंदर बैठे हुए, वहां बैठ के प्लान करते हैं, वहां से मासूम लोगों का कत्ल गारत करते हैं। तो सोल्यूशन भी कोई बताए ना मुझे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान असेंबली में दहशतगर्दी के वाक़यात के खिलाफ करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। इससे पहले
बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ग्रुप के सरबराह और कौम परस्त रहनुमा सरदार अख्तर मेंगल ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा कि आज मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए वफाकी हुकूमत, सियासी जमातों, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट सबको मुखातिब करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जुल्म और ज्यादतियों से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुँचाया, मगर इस बार न ये हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके इख्तियार में है। इसके अलावा जहां इस मौके पर रद्देमल देते हुए पीटीआई के सीनियर रहनुमा और कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने रियासत की तवज्जो दहशतगर्दी के बजाय पीटीआई को निशाना बनाने पर होने पर तनकीद की, तो वहीं पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने इस वाक़े के तनाजुर में सबको मिलकर चलने का पैगाम दिया। जो कुछ बलूचिस्तान में कल हो गया या अभी हो रहा है, उसके बाद मैं समझता हूँ इस कौम के पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम सब इकट्ठे बैठें, पूरी कौम इकट्ठी हो, जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत से बाहर हैं, जो मुक़तदरा में हैं, हम सबको बैठकर ज़ख्म भरने हैं। हम सबको बैठकर इस कौम को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकालना है। जिस किसी के जो कोई भी इख्तलाफात हैं, जो ज़ख्म है, जो खलिश है, उसका हमने मदावा करना है। इस वक्त मैं समझता हूँ हमें सियासत से बहुत ऊपर उठना है, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। इस वक्त हमने पाकिस्तान की शिराज़ाबंदी करनी है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह पीटीआई इसमें अपना बहुत मुस्बत रोल अदा करेगी। मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ साहब मौजूद हैं। तारड़ साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब, सबसे पहले ज़रा DGSPR ने बताया कि ऑपरेशन मुकम्मल हुआ, तमाम 33 दहशतगर्दों को मार दिया गया है। ऑपरेशन से पहले 21 मुसाफिर शहीद हुए, ऑपरेशन के दौरान और क्लियरेंस के दौरान कोई मुसाफिर नहीं शहीद हुआ, मगर 4 FC एहलकार शहीद हुए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस ऑपरेशन के हवाले से? अभी जो एरिया को क्लियर किया जा रहा है और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी मौके पे मौजूद है और जो इर्द गिर्द का एरिया है उसको भी सर्च करके वो क्लियर किया जा रहा है। तो ऑपरेशन शुरू होने से पहले 21 जो मुसाफिर थे उनको शहीद किया गया। टोटल शाहजेब साहब ये तकरीबन 440 मुसाफिर इस ट्रेन में सवार थे, जिनमें से बहुत सौ को मगवी रखा गया। और मगवी रखने वालों का आप देख सकते हैं कि जो ड्रोन फुटेज आई है थर्मल कैमरा की, उसमें 3 क्लस्टर्स आपको नजर आएंगे जिसमें सुसाइड जैकेट्स पहने ये दहशतगर्द मौजूद थे और उन्होंने इनको क्लस्टर्स में यरगमाल बना के रखा हुआ था और ये थ्रेट था कि हम ब्लो अप करेंगे तो कई 100 जानों का नुकसान होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब स्नाइपर्स ने इन जैकेट्स पहने सुसाइड बॉम्बर्स को टेक आउट किया तो उससे बहुत सारे जो मगवी लोग थे, जो औरतें, बच्चे और बाकी लोगों को उन्होंने यरगमाल बना के रखा हुआ था और हॉस्टेज लिया हुआ था, वो वहां से निकलने में कामयाब हुए सिक्योरिटी फोर्सेस की बदौलत। तो जो ऑपरेशन शुरू होने से पहले की शहादतें हैं, 21 उसमें सिविलियंस थे जो मुसाफिर थे, 4 FC के जवान हैं पाक फौज के, और दैट्स अबाउट इट। और ये 33 दहशतगर्दों का जहन्नुम हासिल किया गया है। इस ऑपरेशन के अंदर SSG, FC और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया, जदीद टेक्नोलॉजी भी यूज़ की गई। और देखिए ये ऑपरेशन इसलिए इतना लंबा रहा और 36 घंटों पर मुहित रहा क्योंकि जब हॉस्टेज सिचुएशन हो तो बगैर किसी जानी नुकसान के उसको सैल्वेज करना, उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये पाक फौज की महारत है, SSG कमांडोज की महारत है, FC की, एयरफोर्स की, कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं होने दिया और इस पूरी सिचुएशन में से रेस्क्यू किया। और ये बहुत सेंसिटिव ऑपरेशन था और बड़ा टाइम कंज्यूमिंग इसलिए था कि खदशा था कि खुदा ना खास्ता अगर सुसाइड जैकेट एक भी फट गई तो कई 100 जानों का वहाँ पे नुकसान होगा। अल्लाह ताला ने बहुत बड़े एक साने से बचा लिया और अफसोसनाक है जो हुआ, मगर इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया गया है और जो एक स्ट्रेंथ दिखाई गई है, ब्रेवरी के साथ ये ऑपरेशन लड़ा गया, बड़ी एक हिकमत अमली के तहत जिसमें बहुत माइंड अप्लाई किया गया, तो ये एक पेशा वाराना महारत थी हमारी फौज की जिसके तहत जो है हम किसी बहुत बड़े साने से बचे हैं। एज ऑफ नाउ क्या कोई मगवी हैं या तमाम अफराद को बाजियाब करा लिया गया है? तमाम अफराद को बाजियाब करवा लिया गया है और 33 दहशतगर्द, टोटल 33 थे दहशतगर्द, उन तमाम को जहन्नुम हासिल किया गया है। दे हैव बीन टेकन आउट। और ये जो दहशतगर्द थे BLA के, आप देखिए कि मुझे हैरानगी होती है कि इंडियन मीडिया अगर आपने देखा हो तो इंडियन मीडिया पे तो ऐसे अपडेट्स चल रही थी जैसे वो तैयार थे इस काम के लिए और उनको जैसे कोई लग रहा था कि उनको लाइव अपडेट्स जा रही हैं। अब मेरा ख्याल है इंडियन मीडिया भी शर्मिंदा होगा
कि जो अब ये ड्रोन एरियल फुटेज आई है थर्मल कैमरा की, उसके जरिए आप देख सकते हैं कि जो मगवी लोग थे वो कैसे वहां से निकले हैं जैसे ही स्नाइपर ने इन सुसाइड बॉम्बर्स को वहां से मारा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो सिचुएशन बताई जा रही थी कि कई 100 हलाकतें हो गई, और ये ना सिर्फ, देखिए अफसोसनाक बात क्या है कि इंडियन मीडिया ये बात कर रहा था, इंडियन मीडिया के साथ पीटीआई के लोग, बाहर बैठे कुछ यूट्यूबर्स, वो भी ये बात कर रहे थे और बीएलए भी ये बात कर रहा था। ये नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ चीजें सियासत से बालातर होती हैं और कुछ मौके सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, कुछ सिचुएशंस को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए एक दिन के लिए। अगर ये पाकिस्तानी बन के और हुब्बुल वतनी के अंदर बैठ के कहते हैं कि जी हम टोटली इस ऑपरेशन के साथ हैं और हम दुआ करते हैं कि मगवी जितने भी हैं वो बाहिफाजत जो हैं वहां से उनको रेस्क्यू किया जाए, मगर अफसोसनाक बात यह है कि सियासत खेली गई, पॉलिटिक्स के साथ इसको लिंक किया गया, अपने सियासी रहनुमाओं के साथ इसको लिंक किया गया। ये नहीं होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि एक जिस महारत के साथ ये ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, वजीर आजम कल कोयटा भी जाएंगे, वहां पे वो हिकमत अमली का भी ऐलान करेंगे, वो खिताब भी करेंगे, और उन्होंने he has paid his compliments फौज को, आर्मी चीफ को, फजाइया को, और उन्होंने खराज तहसीन भी पेश किया है कि इतनी महारत के साथ ये ऑपरेशन हुआ कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती, और बड़ा सेंसिटिव ऑपरेशन था, और हल्का सा भी कोई खुदा ना खास्ता इधर से उधर होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो अल्लाह ताला ने उस नुकसान से हमें बचाया है। साहब, आपने तहरीक इंसाफ का जिक्र किया, तो सलमान अकरम राजा साहब ने तो ये मौक़िफ़ दिया है कि ये मुत्तहिद होने का वक्त है, मुत्तहिद होकर इस खतरे से निमटने का वक्त है, सियासत को बालाए ताक रखने का वक्त है। मगर ज़ाहिर उमर अयूब साहब ने ये ज़रूर सवाल उठाया कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर है, और इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स कहाँ हैं, क्या उनकी सारी की सारी जो फोकस है क्या वो प्री ऑक्यूपाइड हैं लोगों को इन्फोर्स डिसअपीयरेंस करने में, और जबकि हालांकि उनकी तवज्जो इन तमाम वाक़यात पर होनी चाहिए, क्या वो पीटीआई एक्टिविस्ट को चेस कर रहे हैं। उन्होंने ये ज़रूर सवाल उठाया कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ की। उनको तो ये जवाब मिल गया होगा ना, जब यूएस ने और स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की, तो वो किसकी बदौलत है? वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की बदौलत है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ही पॉइंट आउट किया होगा ना, जिस दहशतगर्द को उनके हवाले किया गया और पकड़ा गया, यहां से एप्रीहेंड किया गया। और ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं, उसके साथ साथ डिफेंस सेक्रेटरी, व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन, डायरेक्टर सीआईए, सेक्रेटरी डिफेंस, मैं किस किस का नाम लूं? तो उमर अयूब साहब को थोड़ा सा जरा सोचना चाहिए कि उनका क्या खानदान है, पाकिस्तान की खिदमत की उनके बड़ों ने भी, उनके वालिद ने भी, उनके दादा ने भी, मतलब एक तामीर तरक्की का दौर गुजरा है इस मुल्क के अंदर। तो कम अज कम उमर अयूब साहब इतने इमेच्योर ना हो और इतनी इमेच्योरिटी का मुजाहरा ना करें कि एक तरफ इंटेलिजेंस की तारीफ हो रही है पूरी दुनिया में, और हमारी आईएसआई का एक मकाम है पूरी दुनिया के अंदर, और लोग मानते हैं कि एक बहुत कैपेसिटी वाली एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो उसके बारे में बात करते हुए सोचना चाहिए था कि हाल ही में तारीफ हुई है। तो मैं नहीं समझता कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उसमें ज़ाहिर बिल्कुल तारीफ की ट्रंप साहब ने, बट वो एक ज्वाइंट ऑपरेशन जिसमें सीआईए ने इंटेलिजेंस शेयर की, पाकिस्तान की तरफ से कोऑपरेशन हुआ, ट्रंप ने उसका शुक्रिया अदा किया, सदर ट्रंप ने। मगर क्या सवाल नहीं उठता तारड़ साहब के बीएलए बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन उसने ज़रूर किए कि जिसमें वो अटैक करते हैं, मुसाफिरों को उतार कर मारते हैं, उनके शनाख्ती कार्ड देखकर मारते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, मगर एक पूरी ट्रेन को अगवा कर लेना, बहुत सारे दहशतगर्दों का आना, एक पूरी की पूरी ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें उनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटेलिजेंस होना, या उनके पास ये सारी इंटेलिजेंस होना कि कब ट्रेन गुजरेगी, किस तरीके से इतनी सारी रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना, इस पर सवाल नहीं उठता कि कैसे वो ये सब करने में कामयाब हुए। देखिए, ये बहुत, मैं नहीं समझता कि कोई बहुत आला तरीके से प्लान्ड ऑपरेशन था। यार ये 33 लोग थे, और इन्होंने देखिए किस एरिया में टारगेट किया, उस एरिया में टारगेट किया जहां पे एडमिनिस्ट्रेटिवली लेवीज का एरिया है, और लेवीज का एरिया कैटेगरी बी एरिया होता है, जिस कैटेगरी बी एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड प्रोफेशनल्स ये लेवीज के नहीं होते। ये उस तरह का बहुत हाई सिक्योरिटी वाला एरिया नहीं था, एक वनरेबल एरिया को उन्होंने टारगेट किया। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खुदा ना खास्ता बहुत बड़ा कोई लैप्स या बहुत बड़ा फेलियर है। और देखिए जो रिस्पांस दिया गया और जिस महारत से उस सिचुएशन को सैल्वेज किया गया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके साथ साथ ये ज़रूर है
कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हुई हैं और जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज बैठी हैं, चीफ आर्मी स्टाफ बैठे हैं और बहुत वेल प्लान्ड एक उसको अज़्म इस्तेकाम से लेके आज तक जो हिकमत अमली अपनाई है, देखिए उसमें बहुत कामयाबी भी मिली हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आगे जाते हुए एक रिजॉल्व है, एक अज़म है और एक हौसला और हिम्मत के साथ ये बिल्कुल हमारा एक आयरन रिजॉल्व है कि बिल्कुल दहशतगर्दों को जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता नासूर का और इसको जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक देते, तब से चैन से नहीं बैठेंगे। और आपने देखा कि ये वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे और ये जो इंडियन मीडिया को भी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, तो कम से कम इंडियन मीडिया को भी आज थोड़ी निदामत होगी कि उनके ट्विटर पे लोग, उनके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लोग जो बात कर रहे थे, उनको सोचना चाहिए कि जब कुलभूषण यहाँ से पकड़ा गया है, वो भी हमारी इंटेलिजेंस ने पकड़ा है और इंटेलिजेंस का वो भी एक कामयाब ऑपरेशन था जिसमें कुलभूषण यादव को उन्होंने अनकवर किया और एप्रीहेंड किया। और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो था, जिसमें अभिनंदन का जहाज गिराया गया था, उनका एस पायलट था पूरी इंडियन एयरफोर्स का, तो उनको ये भी शर्म करनी चाहिए थी हमारी फौज पे या हमारे लोगों पे, हमारे मुल्क पे बात करते हुए कि उन्हें कितनी शिकस्त हुई है पिछले 2-2.5 साल के अंदर कि वो अब इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि ये इंडियन मीडिया की भी और इंडिया में जो बैठे हैं हार्ड लाइनर्स, उनकी भी शिकस्त है। वैसे आज बुगटी साहब तकरीर कर रहे थे, अग्रेसिव उन्होंने तकरीर की, उन्होंने ये कहा कि ये जो टेररिस्ट हैं वो कहीं भी किसी भी एरिया पर कब्जा नहीं कर सकते। अख्तर मेंगल साहब ने कहा है कि बलूचिस्तान का कोई ऐसा इलाका बाकी नहीं है जहां हुकूमत ये दावा कर सके कि उसका कंट्रोल है। उन्होंने साथ में कहा, मैं इस मौके को इस्तेमाल करते हुए उन सबको मुखातिब करना चाहता हूं, वफाकी हुकूमत, सियासी पार्टियां, अदलिया एस्टैब्लिशमेंट, जिन्होंने अपने जुल्म और ज्यादती से बलूचिस्तान को इस नहज पर पहुंचाया, मगर इस बार ना ये हमारे इख्तियार में है, वो कह रहे हैं ना हमारे इख्तियार में है और ना ही आपके। देखिए, इतनी ग्रिम पिक्चर पेश करना मैं समझता हूं ये ज्यादती होगी। कभी बलूचिस्तान की आवाम को हकायक भी बताया करें माजी के, कि वहां पे देखिए बलूचिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट के हवाले से, बाकी मामलात के हवाले से, वो भी हकायक बताने चाहिए ना। ये हकायक बताए नहीं जाते और मैं सलाम पेश करता हूँ सरफराज बुगटी साहब को कि वो एक जुर्रतमंदाना आदमी है, वो इक़दामात भी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के परचम भी हर जगह लहरा रहे हैं, वो बाकायदा तौर पे मुतहरक हैं बलूचिस्तान की डेवलपमेंट को लेके भी। तो एक बिल्कुल वन साइडेड पिक्चर पेश कर देना और एक बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट, डिस्पॉन्डेंसी और एक बिल्कुल होपलेसनेस के जी बिल्कुल तबाही बर्बादी की पिक्चर पेश कर देना, मैं समझता हूं कि इतने भी बुरे हालात नहीं हैं। साहब, अगर इसमें मसला ये है कि अगर हालात बुरे नहीं हैं तो जो दावे किए जाते हैं बुगटी साहब की तरफ से, जो आप कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे इक़दाम कर रहे हैं, उसका नतीजा ये होना चाहिए कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी मिले और उन्हें एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी मिले। जो रिपोर्ट आई है 2024 के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को दूसरा खतरनाक मुल्क करार दिया गया है, उसमें सिर्फ TTP का नहीं जिक्र किया गया है, उसमें BLA और BLF का भी जिक्र किया गया है और उनके वाक़यात भी बताए गए हैं। तो अगर वाक़यात ऐसे हो रहे हों कि वो मुसलसल अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हों, तो सवाल उठता है कि फिर रियासत क्या करेगी आगे, रियासत क्या कदम उठाएगी कि वो दहशतगर्दों से आवाम को महफूज रख भी सके और आवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ भी दे सके। देखिए, इस पे तो कोई देयर आर नो टू वेज अबाउट इट। इसमें बिल्कुल रियासत क्लियर है एंड एवरीवन इज ऑन द सेम पेज कि इस नासूर को ख़त्म करना है और ये लोग, इनको ये हक नहीं देना कि वो मासूम शहरियों की जानों को दाव पे लगाएं और उनकी जानों के साथ खेलें और पाकिस्तान का अमन ख़राब करें। इनके ताने बाने कहाँ मिलते हैं, इनकी स्ट्रैटेजी कहाँ क्या है, इनको कहाँ से सारी सपोर्ट मिलती है, वो सारा डेटा जो है वो हमारे पास है। और एपेक्स कमेटी ने जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत हिकमत अमली बनाई है, आप देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट आना शुरू होगा। और इस वाक़े के बाद मैं समझता हूँ दिस विल बी द फाइनल नेल इन द कॉफिन। ये इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और हम नुकसान से भी बचे, मगर अब इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और ये मुझे लगता है कि इनकी को आखिरी कार्रवाई है। इसके बाद मजीद कार्रवाइयों के हवाले से मैं समझता हूँ कि इनकी ना कैपेसिटी रहेगी, जितने लोगों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है, इनके जो टेररिस्ट हैं और ये जो सेपरेटिस्ट हैं और ये जो अपने आप को बहुत सब नेशनलिस्ट कहते हैं, तो इन लोगों को जब तक बिल्कुल जहन्नुम वासिल नहीं किया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसमें देखिए, जब एपेक्स कमेटी की मीटिंग होती है, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज, तमाम सिक्योरिटी इदारे, पुलिस, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, सबका ये आयरन रिजॉल्व है और सब जो हैं वो एक दूसरे से मिल के एक हिकमत अमली अपनाए हुए हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले महीनों के अंदर
अमन बहाल भी रहेगा, बरकरार भी रहेगा और इनसे निमटने में इंशाल्लाह ताला हम कोई कसर नहीं उठा रहे। सर, जब आप ये कह रहे हैं कि इनकी आखिरी कार्रवाई है, लास्ट नेल इन द कॉफिन है, आप ये भी कह रहे हैं कि सारी इंटेलिजेंस भी मौजूद है, तो इस सबके साथ क्या कोई प्लान भी मौजूद है इस खतरे से निपटने के लिए? जी बिल्कुल प्लान मौजूद है और एपेक्स कमेटी में जब ये सारी बात होती है और हिकमत अमली तय होती है और ग्राउंड लेवल पे इस हवाले से जब कॉमिंग ऑपरेशंस होते हैं, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं और इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है और ये तमाम तर चीज़ों को देखा जाता है, तो इसका प्लान मौजूद है। और कल मैं समझता हूँ कि एक अहम दौरा है बलूचिस्तान का, उसमें मजीद जो है वज़ीर आज़म भी बात करेंगे और जो है इस हवाले से बाकायदा तौर पर आगाह किया जाएगा कि क्या मामलात हैं जिसके तहत अगली हिकमत अमली जो है वो अपनाई जाएगी और ऑन ग्राउंड हालात को बेहतर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे हैं कि हिकमत अमली रियासत के पास मौजूद है। कल देखते हैं कि वज़ीर आज़म इस हवाले से क्या ऐलान करते हैं। मगर ये बताया गया कि ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, तमाम 33 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं और जो दावे किए जा रहे थे सैकड़ों हलाकतों के, शहादतों के, ये बता रहे हैं वज़ीर इत्तलात के ऐसी कोई बात नहीं थी। ऑपरेशन से पहले 21 जो मुसाफिर हैं उन्हें मार दिया था दहशतगर्दों ने और ऑपरेशन के दौरान 4 जो एहलकार हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के वो शहीद हुए हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद खबरें आपके सामने रखेंगे। जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 साल से जारी जंग के खात्मे के हवाले से एक अहम पेशरफ सामने आई है और ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुसलसल दबाव, धमकियों, फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस की फराहमी मुअत्तल होने के बाद यूक्रेन ने अमरीकी तजवीज़ के तहत रूस के साथ 30 रोज़ा आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक कर लिया है, जिस पर अभी तक रूस का इत्तफाक करना बाकी है। वहीं दूसरी जानिब यूक्रेन ने रूस पर तारीख का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर दिया है, जिसके बाद रूस ने भी यूक्रेन पर जवाबी ड्रोन हमले किए हैं। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको बताएं कि कल सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाली यूक्रेन और अमरीकी हुक्काम की अहम और तवील मुलाकात के बाद यूक्रेन ने अमरीका की जंगबंदी की तजवीज़ को कबूल कर लिया है, जिसके बाद अमरीका ने यूक्रेन की फौजी और इंटेलिजेंस मुआवनत बहाल करने का ऐलान भी कर दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक दोनों ममालिक ने मंगल को सऊदी अरब में होने वाली मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन 30 रोज़ा आर्जी जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ को कबूल करने के लिए तैयार है, जिसे फरीक़ैन की बाहिमी रजामंदी से बढ़ाया जा सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इस हवाले से टेलीग्राम पर कहा कि जंगबंदी की तजवीज़ के तहत पूरी फ्रंट लाइन पर मुकम्मल 30 रोज़ा जंगबंदी होगी, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि रूस भी इस जंगबंदी मंसूबे पर राजी हो जाएगा और उन्होंने इशारा दिया है कि अमरीका इस हवाले से जल्द रूस के साथ एक मीटिंग करेगा। मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त के बाद अमरीका ने ऐलान किया कि वो फौरी तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग पर आयद पाबंदी ख़त्म करेगा और यूक्रेन की सिक्योरिटी इमदाद बहाल करेगा, जो इसने गुज़िश्ता हफ्ते मुअत्तल कर दी थी। इस मुअत्तली की वजह से यूक्रेन की रूसी फ़ौज की मूवमेंट पर नज़र रखने, मिसाइल हमलों से बचने और जवाबी कार्रवाई करने की सलाहियत महदूद हो गई थी। सऊदी अरब की मेज़बानी में होने वाले मुज़ाकरात में अमरीका की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉट्स कर रहे थे और यूक्रेनी वफ्द में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और सदर ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ शामिल थे। जबकि आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि यूक्रेन जंग ख़त्म करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अब बॉल रूस के कोर्ट में है। रूस अगर तजवीज़ पर राज़ी हो जाता है तो ये एक अच्छी खबर होगी और हम जंगबंदी के प्रोसेस को शुरू कर देंगे, लेकिन अगर रूस इनकार करता है तो जाहिर है कि हमें हर चीज़ का जायज़ा लेना होगा और ये समझना होगा कि दुनिया में हमारी पोजीशन क्या है और रूस के असल इरादे क्या हैं। अगर वो ना कहते हैं तो इससे हमें बहुत कुछ मालूम हो जाएगा कि उनके मकासद क्या हैं और उनकी सोच क्या है। इस सारी सूरत हाल में अभी तक रूस का कोई बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सामने नहीं आया, लेकिन रूसी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक रूस के सदारती तर्जुमान दिमित्री पेस्कॉफ ने ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि रूस सऊदी अरब में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात के बाद दिए गए तमाम बयानात का बगौर जायज़ा ले रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि वो मुज़ाकरात के मुश्तरका बयान के मतन से वाक़फ़ियत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और रूस अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्ट्स से मुज़ाकरात के बारे में तफसीली मालूमात का मुंतज़िर है। अल जज़ीरा के मुताबिक रूस के सदारती तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि आइंदा चंद दिनों में राब्तों का मंसूबा बनाया गया है, जिनके बारे में रूसी हुकूमत इतला देगी। रूस मुजव्वज़ा जंगबंदी के मामले पर क़ब्ल अज़ वक्त कोई फ़ैसला नहीं करना चाहता, लेकिन इससे पहले अमरीका से मुकम्मल मालूमात हासिल करने की ज़रूरत है और अगर ज़रूरी हुआ तो पुतिन और ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू बहुत जल्द हो सकती है। ताहम इस हवाले से फ़िलहाल कोई मुआहिदा तय नहीं पाया है। जर्मनी, फ्रांस और चीन समेत यूरोपीय काउंसिल ने जंगबंदी के लिए होने वाली इस पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जहां जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं और यूक्रेन ने भी जंगबंदी की तजवीज़ पर इत्तफाक कर लिया है, वहीं यूक्रेन की जानिब से मॉस्को पर एक बड़े ड्रोन हमले के बाद रूस ने जवाबी कार्रवाई की है, जिसके बाद से जंग में मज़ीद शिद्दत आ गई है और दोनों तरफ से मुख्तलिफ हमलों के दावे सामने आ रहे हैं। मंगल को
यूक्रेन ने रूस पर बड़े पैमाने का एक ड्रोन हमला किया था जिसमें कम से कम 3 अफराद हलाक हुए थे और मॉस्को शहर को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था। इस हमले को यूक्रेन ने रूसी दारुल हुकूमत पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दिया था और सैकड़ों ड्रोन्स के जरिए होने वाले इस हमले से शहर की रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा था और एयरपोर्ट्स को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया था। इस हमले के मुताल्लिक रूसी वजारत दिफा का कहना था कि उनके एयर डिफेंस ने रूस की जानिब दागे गए 337 यूक्रेनी ड्रोन्स तबाह कर दिए थे, जिनमें से 91 मॉस्को रीजन में गिराए गए थे। जबकि इस हवाले से रॉयटर्स के मुताबिक बज़ाहिर ये लगता है कि यूक्रेन इस हमले के जरिए ये दिखाना चाहता है कि वो भी बड़े हमले कर सकता है, खास तौर पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के सिलसिले के बाद, जिनमें से एक हमले में हफ्ते को रूस ने यूक्रेन में 14 अफराद को हलाक कर दिया था यूक्रेन की जानिब से। इस गैर मामूली हमले के बाद कल रात को रूस ने भी यूक्रेन की जानिब दर्जनों ड्रोन्स दाग दिए थे, जबकि आज रूस की जानिब से मुतादिद देहातों पर कब्जे के दावे भी सामने आए हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक यूक्रेन का कहना है कि रूस ने गुज़िश्ता रात को 3 मिसाइल और 133 ड्रोन्स दागे हैं। यूक्रेनी फौज के मुताबिक उनकी फिजाइया ने 98 ड्रोन्स मार गिराए हैं, जबकि मजीद 20 ड्रोन्स अपने हदफ तक नहीं पहुंच सके। ताहम यूक्रेनी फौज ने बाकी 15 ड्रोन्स के बारे में कोई वजाहत नहीं दी है। वाज़ेह रहे कि यूक्रेन की जानिब से रूस पर यह बड़ा ड्रोन हमला ऐसे वक्त में हुआ था जब इस हमले के चंद घंटे बाद सऊदी अरब में यूक्रेन और अमेरिका के आला ओहदेदार जंग के खात्मे पर बातचीत के लिए बैठने वाले थे और इस हमले के बाद कल ये मुलाकात हो गई थी। और जिस वक्त ये मुलाकात चल रही थी तो रूस ने यूक्रेन पर जवाबी ड्रोन हमले कर दिए थे। वाज़ेह रहे कि जद्दा में होने वाले इन मुज़ाकरात से पहले पीर को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की थी, लेकिन वो मुज़ाकरात में हिस्सा लिए बगैर सऊदी अरब से वापस चले गए थे और प्लान भी यही था कि उनकी टीम मुज़ाकरात में हिस्सा लेगी। और इसके बाद पीर को सऊदी वली अहद की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात हुई थी। मुज़ाकरात में आर्जी जंगबंदी पर इत्तफाक के अलावा यूक्रेन की नायाब मादनियात की अमरीका हवालगी के हवाले से भी पेशरफ्त हुई है। अल जज़ीरा के मुताबिक मुलाकात के मुश्तरका बयान में इशारा दिया गया है कि यूक्रेन के अहम मादनी वसाइल से मुताल्लिक डील भी मुज़ाकरात की टेबल पर वापस आ गई है और दोनों ममालिक यूक्रेन की मईशत को वुसअत देने और यूक्रेन की तवील मुद्दती खुशहाली और सलामती की ज़मानत के लिए यूक्रेन के अहम मादनी वसाइल की तरक्की के लिए जल्द अज जल्द एक जामे मुआहिदा तय करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अमरीकी टीवी NBC न्यूज़ के मुताबिक जब ट्रंप से ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में दोबारा इन्वाइट करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि श्योर, एब्सोल्युटली। वाज़ेह रहे कि 28 फरवरी को व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर ट्रंप, नायब सदर JD वेंस और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान होने वाली तल्ख मुलाकात के बाद ये यूक्रेनी और अमरीकी हुकाम के दरमियान पहली आला सतह की मुलाकात है। 28 फरवरी की मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप और नायब सदर JD वेंस ने ज़ेलेंस्की पर जंग को तूल देने के इल्ज़ाम समेत के इल्ज़ाम लगाए थे और उन पर जंगबंदी मुआहिदा करने के लिए दबाव डाला था। जवाब में ज़ेलेंस्की ने भी सख्त रद्द-ए-अमल दिया था और इन इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया था। इसके बाद दोनों ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात तल्ख नोट पर ख़त्म हो गई थी और ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़कर जाना पड़ गया था। इस मुलाकात के फ़ौरन बाद अमेरिका ने यूक्रेन की फौजी इमदाद और इंटेलिजेंस सपोर्ट मुअत्तल कर दी थी। ताहम इन इक़दामात के बाद सदर ज़ेलेंस्की ने जंगबंदी मुआहिदे के लिए बातचीत पर अपनी आमादगी जाहिर की थी और इस हवाले से सदर ट्रंप को एक ख़त भी लिखा था जिस पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की तारीफ भी की थी। इस सारी सूरत हाल में बज़ाहिर यूक्रेन से मुताल्लिक सदर ट्रंप की धमकियाँ और जारहाना इक़दामात उनकी इंतज़ामिया की जंग को जल्द ख़त्म कराने की कोशिशों में मुफीद साबित हो रही हैं। दूसरी जानिब वो ईरान पर भी इसी तरह दबाव के जरिए मुसलसल एक न्यूक्लियर मुआहिदा करने के लिए जोर डाल रहे हैं। 4 फरवरी को ट्रंप ने ईरान पर पाबंदियों को मज़ीद सख्ती से नाफिज करने के लिए एक मेमो पर दस्तखत किए, लेकिन साथ ही इस बात पर जोर दिया कि वो मुकाबले के बजाय मुज़ाकरात को तरजीह देंगे। और फिर उन्होंने अपने ईरानी हममनसब से मुलाकात की पेशकश भी की। फिर गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने कहा कि उन्होंने जौहरी मुआहिदे के लिए ईरानी क़यादत को ख़त लिखा है क्योंकि वो ईरान को नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते हैं। ट्रंप के इन्हीं मिक्स्ड सिग्नल्स पर अब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का जवाब सामने आया है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि हमारे लिए ये नाकाबिल कबूल है कि अमेरिका हमें अहकामात और धमकियां दे, उन्हें जो करना है कर लें, मैं उनके साथ मुज़ाकरात भी नहीं करूंगा। इससे पहले हफ्ते को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने भी ट्रंप के मुआहिदे की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। ट्रंप की पेशकश और इस पर खामनाई के जवाब के हवाले से अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट तैयार की। ईरान के रहनुमाओं ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। वो ट्रंप इंतजामिया की तरफ से जौहरी प्रोग्राम पर बात करने की पेशकश को दावत के तौर पर नहीं बल्कि मुराद के मुतालिबे के तौर पर देखते हैं। कुछ गुंडागर्दी करने वाली हुकूमतें मुज़ाकरात पर इसरार करती हैं। उनके मुज़ाकरात का मकसद मसाइल को हल करना नहीं है, वो अपनी मर्जी मुसल्लत करने के लिए बातचीत करते हैं।
अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों का कहना है कि वो ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकना चाहते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने तेहरान को खत लिखकर बातचीत का मुतालबा किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि दीगर ऑप्शंस भी मेज पर मौजूद हैं। उम्मीद है कि हम अमन मुआहदा कर सकते हैं। मैं ताकत या कमजोरी के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं दूसरे ऑप्शन के बजाय एक अमन मुआहदा देखना चाहता हूँ, लेकिन दूसरा ऑप्शन मसला हल करेगा। मसला सिर्फ जौहरी मामले का नहीं है। वो नए मुतालबात उठाएंगे जो यकीनन ईरान की तरफ से पूरे नहीं किए जाएंगे। दिफाई सलाहियतों और बैनुल अक़वामी सलाहियतों के बारे में मुतालबात होंगे। वो ईरान पर जोर देंगे कि वो कुछ इक़दामात ना करे, मखसूस लोगों से ना मिलना, किसी खास जगह पर ना जाना, कुछ चीज़ें तैयार ना करना। आपके मिसाइल की रेंज एक खास फासले से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या किसी के लिए भी इन बातों को कबूल करना मुमकिन है? इस वक्त खित्ते में ये सूरत हाल नजर आ रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद दो अहम खबरें आपके सामने रखेंगे। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंक्स का आउटलुक बेहतर करते हुए इसे मुस्तहकम से मज़बूत कर दिया है। मूडीज का कहना है कि इस बेहतरी की वजह पाकिस्तानी बैंक्स की मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मुआशी हालात में गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बेहतरी है, जबकि पाकिस्तानी मईशत इस साल 3% तरक्की करेगी। ताहम पाकिस्तानी मईशत को दरपेश खतरात में लॉन्ग टर्म डेट सस्टेनेबिलिटी सबसे बड़ा खतरा है, जबकि दूसरी तरफ IMF का वक्त अगली किस्त जारी करने से पहले मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद है और हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी है। FBR को इस माली साल के इब्तिदाई 8 माह में 606 अरब रुपए का शॉर्टफॉल का सामना है। और आज शहबाज राना की खबर के मुताबिक हुकूमती ऑफिशियल्स का कहना है कि हुकूमत के अंदर इस हवाले से जोर दिया जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फ़ी लीटर से बढ़ाकर 70 रुपये फ़ी लीटर कर दिया जाए। इस 10 रुपये के इजाफे से हुकूमत को हर महीने 15 अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा। IMF ने हुकूमत को ये प्रपोजल भी दिया है कि हर साल 3 रुपये फ़ी लीटर की कार्बन लेवी भी आयद की जाए और उसे 3 साल तक लगाकर 10 रुपये फ़ी लीटर तक ले जाया जाए। ये कार्बन लेवी $1 अरब क्लाइमेट रेजिलिएंट फैसिलिटी के लिए IMF की एक शर्त है, जिस पर इस वक्त पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं। खबर में हुकूमती ज़राए के हवाले से ये दावा किया गया है कि हुकूमत पेट्रोलियम लेवी में इजाफे और कार्बन लेवी का निफास, इन दोनों इक़दामात पर अमल करने पर गौर कर रही है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आखिर में जिक्र करते हैं सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट यानी SIUT का, जो गुज़िश्ता कई दहाइयों से बेलौस इंसानी खिदमात अंजाम दे रहा है। डॉक्टर अदीब रिजवी की सरबराही में काम करने वाले इस इदारे का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। ये इदारा गुर्दों की पेवंदकारी, डायलिसिस और जिगर की पेवंदकारी बिला मुआवजा करता है। SIUT सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं बल्कि पूरे खित्ते का एक मोतबर नाम है जो मुस्तहिक मरीजों को सेहत की मयारी सहूलियात मुफ्त फराहम करता है। सिर्फ गुज़िश्ता साल 42 लाख से ज़ायद मरीजों ने इस अस्पताल से इस्तिफ़ादा किया। साल 2024 के दौरान 5 लाख से ज़ायद डायलिसिस किए गए और 1,32,000 से ज़ायद सर्जरीज की गई। 6 लाख से ज़ायद मरीजों को OPD और 2 लाख से ज़ायद मरीजों को इमरजेंसी सहूलियात मुहैया की गई। इतना महंगा इलाज फराहम करने के लिए SIUT के सालाना अखराजात 18 अरब रुपए तक हैं, मगर मरीजों से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता। SIUT 1971 से गुर्दे और जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम कर रहा है और अपने क़याम से लेकर अब तक इस इदारे से 3 करोड़ 50 लाख से ज़ायद मरीज़ इस्तिफ़ादा कर चुके हैं। यहाँ 1985 में गुर्दों के ट्रांसप्लांट का आगाज़ हुआ और अब तक ये इदारा 7,300 से ज़ायद मरीज़ों के गुर्दों के कामयाब ट्रांसप्लांट कर चुका है। एक मरीज़ के गुर्दे के ट्रांसप्लांट पर 20 से 25 लाख रुपए खर्च होते हैं, लेकिन SIUT में ये सहूलत मुफ्त दी जाती है। सेहत एक हक है, एहसान नहीं है। इस सोच के साथ गुर्दे के इलाज के लिए शुरू होने वाला छोटा सा वार्ड अब 10 अस्पतालों और 6 सैटेलाइट सेंटर्स पर मुश्तमिल उम्मीद के मरकज़ में बदल चुका है। ये तमाम सहूलियात SIUT अपने तमाम मरीज़ों को आला मयार और मुकम्मल एहतराम के साथ बिल्कुल मुफ्त फराहम कर रहा है और इस सिलसिले को जारी रखने के लिए SIUT को हमारे ताउन की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।